पूछ ले। मैम इस पे मींस क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा और हम लोगों को एक्सप्लेन क्या, ये जो आप बता रहे हैं ये लाइफ पूरा साइकिल है, ये मतलब क्या कैसे इसको एक्सप्लेन करना क्वेश्चन पड़ेगा? आपको आ सकता है कि भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताइए, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या डिस्क्राइब द ओवरीज फंक्शन, है ना, ऐसे कुछ भी आ सकता है। डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो इस तरह से जितना आपके डिटेल आपने पढ़ाया ये सारा कुछ मींस जो वर्डिंग है ये थोड़ा टफ लग रही है, तो ये पूरा अभी जो आपने एक्सप्लेन किया इसको समझना देखिए, पड़ेगा क्या क्या। वर्डिंग्स तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो भी रख सकते हैं, बस मीनिंग वही निकलना चाहिए, ठीक। है ना। और आप बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके भी वो होता ना कि कई शब्द हम जब बार बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिर बैठने लगते हैं। कोई भी शब्द जब नया होता है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, हम जो चीजें रोज यूज करते हैं वो हमें याद रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको जरूरत नहीं पड़ती है तो वो हम भूल जाते हैं। हम्म। तो इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे कि आप उसको बार बार सुने। तो जब बार बार सुनेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, जब पढ़ें तो उसको थोड़ा बोल के पढ़ें, है ना। यस मैम। तो फिर धीरे धीरे आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो थोड़े आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहे होंगे, है ना। बट आप उनको लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो अपनी सहज भाषा में भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम आपने बताया था, एक बार फिर से बता दीजिए, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है? सेमिनल वेसिकल का जो फंक्शंस थे वो 3 फंक्शंस हमने बताए थे, है ना। बताती हूँ, स्लाइड फिर से खोलूं क्या कि रहने दो, ऐसे ही बता देती हूँ, है ना। हाँ ऐसे ही बता दीजिए। एक्चुअली जो 3 फंक्शंस मैंने एक तो बताए थे एपिडिडायमिक्स के, है ना, और सेमिनल वेसिकल के भी आई थिंक बताए थे। पहले इसके बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ एक बार तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, ये जो एपिडिडायमिक है इसके 3 फंक्शन होते हैं। पहला तो ये स्पर्म जब तक कि मैच्योर नहीं होते हैं और इजेक्ट नहीं होते हैं तब तक ये उनको स्टोर करके रखता है। सेकंड हो गया कि जो इजेक्शन ट्यूब्स होते हैं वहां तक ये स्पर्म को पहुंचाता है, और ये एक वेव पैदा करता है जिससे जो स्पर्म होते हैं वो बाहर की ओर ढकेलता है या पुश करता है कि बाहर की ओर जाने के लिए उसको हेल्प मिलती है। जैसे बिल्कुल ये वैसे ही है जैसा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, तो जब हम फ्रेश मॉर्निंग का समय होता है तो जो वेस्ट होता है तो उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन में एक मोशन शुरू होता है, और वो मोशन क्या करता है कि स्टूल को बाहर की ओर धक्का देने में हेल्पफुल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये है कि जैसे ही ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं जब स्पर्म, तो ये उसको इजेक्शन ट्यूब में डालता है और वहां से एक वेव मोशन की शुरू करता है। इसको पेरिसिस्ट्रोमिक या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट मैम नाम इसका ध्यान नहीं। हिंदी में इसको क्रमानुकंचन गति कहते हैं। हाँ, क्रमानुकंचन हिंदी में बोलते हैं ना, बट पेरिस्टोलिक या ऐसा समथिंग है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, देख के बताऊंगी। तो वो मोशन शुरू होता है और उसके कारण क्या होता है कि वो जो स्पर्म होते हैं वो बॉडी के बाहर की ओर पुश होते हैं, है ना। अब इसके बाद जो सेमिनल वेसिकल है, इसका मेन काम होता है कि ये जो स्पर्म होते हैं, है ना, ये एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें अल्कलाइन फ्लूइड होता है। और जो ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो वाटर होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टेग्लैंडिस और विटामिन सी।
ये होता है, इसका मेन काम होता है कि जो स्पर्म जब तक मैच्योर होता है और जब तक वो बॉडी के बाहर रिजेक्ट नहीं होता है तब तक उसको पोषण देना या उसको न्यूट्रिएंट्स जो प्रोडक्ट है वो देना, और यही लिक्विड सीमेंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का क्या हम मतलब ये एक सुनने में आता है जैसे कि किसी का कि ये चीज बढ़ना, वो क्या होता है? एक्चुअली उसका जो शेप और साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी क्या है ना, इतनी कॉम्पैक्टली ऑर्गन उसमें फिट है कि अगर वो कुछ भी अगर वो अपना ग्रो करते हैं तो वो किसी ना किसी दूसरे को या पुश करेंगे, मतलब दूसरे के एरिया में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जैसे ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो ये मोस्टली क्या होती है कि यूरिनरी डक्ट को पुश करती है, तो यूरिन पास आउट होने में प्रॉब्लम होने लगती है। मैम जो प्रोस्टेट का कैंसर बताते हैं वो भी यही है क्या? हाँ, यही साइज प्रोस्टेट। बढ़ना। तो मैम ये कोई मास होता है, कोई मास जिस टाइप का एक होता है? ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना? और ये जो होता है ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है और यूरेथ्रा के पास होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके पास से ही यूरिनरी डक्ट गुजरती है। तो जैसे ये अगर मान लीजिए साइज में थोड़े सा भी बढ़ता है तो ये यूरिनरी डक्ट को ब्लॉक कर देता है, प्रेस कर देता है, जिससे यूरिन का जो फ्लो है वो धीमा हो जाता है। और कई बार अगर साइज बहुत अधिक बढ़ गया तो कई बार यूरिन ब्लॉक भी हो जाती है। तो मैम ये ट्यूब हम के योग अंदर में नहीं रहता है ना? इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि जैसे ये ट्यूब है, ये ऐसे फिट है, अब इसने साइज बढ़ाना शुरू किया तो ये क्या होगा, ट्यूब पुश होगी तो ये अंदर का पैसेज नैरो होगा, है ना? ये प्रोसेस होता मैम योग में हम इसको कुछ मतलब कैसे अगर कोई इस है। हाँ, तरह का पेशेंट अभी जब हम यौगिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो हम उसी समय लें ये क्वेश्चन तो बेटर होगा। और मैम ऐसे पीसीओडी का क्या होता है? पीसीओडी मतलब होता है कि आपका जो यूटेरस होता है उसमें सिस्ट हो जाना, है ना? तो जब सिस्ट हो जाती हैं तो एंड्रोमेट्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो यंग में अगर सिस्ट हो गई तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज होके जब यूटेरस में आता है तो वो एंड्रोमेट्रियम से ही चिपक के रहता है। आपका प्लेजेंटा जो बनता है वो एंड्रोमेट्रियम में ही बनता है। सो क्या होता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका एंड्रोमेट्रियम सिस्टमिक होने के कारण वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मैम वो जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम कुछ लोगों को 15 डेज 12 डेज मीन्स ऐसे जो होने लगती है, वो उसका रीजन मतलब आजकल कम एज में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो देखिए, इसका रीजन ना बहुत सारा होता है। एक तो होता है जो सर्विक्स आपने देखा, जो आपके यूटेरस का है ना, वेजाइना में खुलता है। तो एक तो सर्विक्स मसल्स में प्रॉब्लम आ गई आपकी कि वो कंट्रोल हट गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है तो वो एक दिन एक टाइम पे पूरा आ जाए। वो तो सीक्रेट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन डिपॉजिट होती रहती है। जब वो फुल हो जाता है तो हमारा जो स्फिनेक्टर मसल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और हम यूरिन को पास आउट कर देते हैं। ऐसा ही इसमें होता है कि जैसे सपोज उसने वेट किया अपने लिमिट तक, अब मान लीजिए वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय हुआ तो वो धीरे धीरे उसका जो वो लिक्विड पार्ट है पूरा और सॉलिड पार्ट है वो यूटेरस में कलेक्ट होता है, और जब मैक्सिमम पूरा कलेक्ट हो गया तब जो सर्विक्स है वो खुलता है और वो पार्ट, वो जो पूरा मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है वेस्ट। बट अगर एक रीजन हो गया कि सर्विक्स आपका प्रॉब्लम है, दूसरा होगा आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनोपॉज के समय भी ये प्रॉब्लम होती हैं। तो ऐसे इसके नंबर ऑफ रीजंस है।
है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये बोला ये जाता है कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन में ब्लड होता है वो वेस्ट ब्लड निकलता है, तो ये बात सही है क्या कि जो ब्लड वेस्ट होता है वही निकलता है? हाँ, वही तो मैं इतनी देर से बता रही हूँ नहीं कि तो वो ओवोप्रेस्ट्राल कुछ बोलते हैं कि अभी मतलब मीन्स नया बन रहा है, और वो दो बातें आती है ना कि नहीं वेस्ट वाला नहीं होता है और एकदम जो आपका न्यू बनता है वो भी निकलता है, ऐसा। देखिए, यदि वो बाहर नहीं निकले तो आपके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब जिनका भी प्रॉब्लम होता है कुछ होने में, तो उनकी यूटेरस में इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब वो आपके लिए वेस्ट है। यदि वो हेल्दी हो तो आपका हेल्दी ब्लड पूरे समय आपकी बॉडी में रहता, कभी इन्फेक्शन फैलाता है क्या? हमेशा जो डेड चीजें हैं जो आपकी बॉडी के लिए वेस्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर करती है बॉडी। क्योंकि हमारा जो शरीर का मैकेनिज्म है ना, वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे अच्छी मशीन है। कहीं कोई लूप होल नहीं है। बस आप उसको नेचर के अकॉर्डिंग चलने दें, आप छेड़छाड़ ना करें इसमें, है ना। इवन हमारी बॉडी में इतनी भी स्टेमिना है कि हम कैंसर या जो खतरनाक रोग होते हैं उनको भी हम हील अप कर सकते हैं। लेकिन आप छेड़छाड़ ना करें। जैसे जब आप कुछ अच्छी चीज बनाते हैं ना किचन में, मान लीजिए आप केक बहुत अच्छा बनाते हैं और बना रहे हो, कोई बीच बीच में डिस्टर्ब करें। कीर्ति जी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो ये प्रॉब्लम होती है। मैम एक बात ये भी आती है कि कभी कभी ऐसे कि हम पीरियड बढ़ाने के लिए घटाने के लिए टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं? ये भी तो आपकी बॉडी से छेड़छाड़ है ना। देखिए, एलोपैथी में कोई भी एक सिंगल मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, फर्स्ट। ठीक है। सेकंड, पूरे विश्व में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके दो पहलू ना हो। प्लस है तो माइनस होगा। इवन यदि भगवान है तो शैतान भी है। ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बैलेंस रखते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, आयुर्वेद का तो कुछ भी ले लो कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्यों नहीं होंगे? हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं। योग कुछ भी कर लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। नहीं, आप हेल्दी हैं तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो बीमारी को सुधारने की बजाय और बिगाड़ दे। तो हर चीज के साइड इफेक्ट हैं। आप अपनी बॉडी में यदि आपको 6 ग्राम नमक एक दिन में लेना है और आप 10 ग्राम डेली लेते हैं तो भी बैड इफेक्ट है, क्योंकि वो भी एक केमिकल है, जी वो भी सोडियम क्लोराइड है ना। जी इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप अधिक नमक ले रहे हैं मतलब बॉडी में सोडियम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जब आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो आपने सोडियम पोटेशियम का बैलेंस पढ़ा था। जब तक सोडियम पोटेशियम बैलेंस में है तब तक आप मसल्स प्रॉब्लम से फ्री हैं, बीपी से फ्री हैं, सबसे फ्री हैं। जैसे ही आपने सोडियम को बढ़ा दिया तो आपने क्या किया, मसल्स आपके रिजिड होने लगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगी, बीपी हाई होने लगा। तो ये आप पे डिपेंड है। जी ठीक है। हाँ मैम। तो मैम अगर कोई बच्चे हैं उसको स्टार्टिंग से नेचुरल उस पर रखा जाए, ना नमक दिया जाए ना चीनी दिया जाए, बस एक उबला हुआ और ऐसी डाइट पे रखा जाए, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा अगर नेचुरल वे में रखा जाए उसे? तो ऐसा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप फूड उसको सारा नेचुरल दे रहे हैं। थॉट्स क्या दे रहे हैं पता नहीं, एटमॉस्फेयर क्या दे रहे हैं पता नहीं। सी, एक मान लीजिए बहुत पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आपने उसको रखा, आप फूड बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? मान लीजिए वहां की एयर बहुत पॉल्यूटेड है ना। तो ये किसी एक चीज पे हेल्थ कभी भी किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। उसके लिए आपका आहार विहार विचार आचार ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, है ना? तभी आप उस हेल्दी वे में चल रहे हैं, ऐसा कह सकते अच्छा मैम, एक ये और पूछना था। आपने बताया था स्पर्म में जैसे हमारा डीएनए पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है ना?
तो ऐसे फीमेल के ओवम में भी इस तरीके से रहता है एग में डीएनए, तो जो बेबी होगा उसमें दोनों पार्टीज के डीएनए रहेंगे ना। बिल्कुल। क्योंकि मेरी बेटी का एक क्वेश्चन था, शी इज 14 ईयर ओल्ड, कि हम कहते हैं ना जैन में ही शादी करना है, जैन में ही शादी करना है, कि क्यों करना है, तो मैंने डीएनए को उसको थोड़ा दिया, तो कहती है अगर हमने किसी नॉन जैन से करी तो हमें भी तो पुण्य लग रहा है, हम उसको जैन बना रहे हैं। ये तो डिपेंड करता है कि तो किसका कितना % वो लेता है। सपोज उसने दूसरे का ज्यादा ले लिया तो नॉन जेन बना दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड है। नहीं, वो वही उससे साइंटिफिक रीजन जानना चाहती थी कि आप कह रहे हो कि जैन से जैन करेगा तो वो प्योरिटी रहेगी डीएनए में उसके, है ना, और अगर नॉन जेन से करते हैं, अगर देखिए सपोज आज आपको मैं किचन में बोलती हूँ कि चाय बनाइए, फर्स्ट डे आप बड़े कॉन्शियसली बनाएंगे, सेकेंड डे फिर और, थर्ड डे फिर और, करते करते शायद एक आध साल में तो ऐसा हो जाए कि आप 10 तरह के काम करते हुए, बात करते हुए भी चाय बना लें। वो आपका जो आपके ब्रेन में उसका मैकेनिज्म है वो पक्का हो गया, ठीक है, मैच्योर हो गया। अब यदि हमने जैन और नॉन जैन की बात की तो पहले ही बार में आप कैसे ये प्रेज्यूम करेंगे कि वो पक्का हो गया? वो तो तभी होगा ना कि जब जैन जैन में है, क्योंकि दोनों का 7 जनरेशन से आ रहा है। आपको मालूम है जो बेबी में गुण आते हैं वो सिर्फ मदर फादर के नहीं आते हैं, मदर साइड की 7 जनरेशन और फादर साइड की 7 जनरेशन। और आप कुछ भी नहीं कह सकते कि ये जो 14 जनरेशन है इनमें से किसका कितना % आएगा, ये आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने उसको जैन बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, हम ये क्यों वो करते हैं कि जैन बनो? भाई जैन तो हर वो व्यक्ति है जिसने जिनको पालन कर लिया। जैन उसके सामने लगा हो या ना लगा हो, कोई मैटर नहीं करता। आज भगवान बुद्ध को यदि केवल ज्ञान हुआ तो कब हुआ? जब उन्होंने जिन के अनुशासन का पालन किया। मैं हर बार बोलती हूँ कि नाम के उसमें मत उलझिए, उसके भाव पर जाइए। नहीं मैम, उसका बच्चे वो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं ना नहीं, कि बिल्कुल सही है, सही है, ये करने चाहिए और आपको आंसर भी करने चाहिए। तो अभी क्या है ना कि अब 7 जनरेशन ये नॉन जेन टकरा रही है, 7 जेन टकरा रही है। अब कौन सी स्ट्रांग है पता नहीं। कई बार जेन में भी ऐसा होता है कि थोड़े से कच्चे होते हैं। अब अगर थोड़े कच्चे जैन हैं और नॉन जैन हैं तो आप कैसे जैन बनाओगे? तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो थैंक यू जैसे मैम। अभी जैन में जो मंदिर जाते हैं हम, तो हम में से कितने लोग हैं जो मंदिर के साइंटिफिक इफेक्ट को पकड़ते हैं, वहां के वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं? उनको मालूम है कि अगर हम गंधोदक लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो क्या होता है, जितनी आप जानकारी बढ़ाते जाएंगे ना, ज्ञान, उतना आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। और जितना ट्रस्ट बढ़ेगा ना, उतनी आपकी श्रद्धा और आस्था बढ़ जाएगी। तो बच्चों को पहले उनके व्यू से समझाइए, है ना। वो जो चाहते हैं वो साइंटिफिक चाहते हैं, साइंटिफिक समझाइए। जैसे क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि हमारी पूरी बॉडी में जो छोटे छोटे सेल से बनी है उसकी सबकी अपनी एक बुद्धि है, अपना एक ब्रेन है। हर मैम डाइट गोल हो गई। आप में से ही कोई मुझे बता दीजिए, ओवम, ओवम जो वर्ड यूज किया था मैम ने, उसका क्या मीनिंग होगा ओवम बनने का? एग्स बनते हैं ना, जो ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं, मतलब पहले वो छोटे फॉर्म में होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर उनको ओवम बोलते हैं शायद। मैम ने यूज किया था ना कि 10 to 12 में मतलब बच्चों बनने लग जाता है, आप छोटी एज हो गया, तो ओवम वर्ड का एक्चुअली वो मुझे एग्जैक्ट
नहीं समझ आया कि मैम ने वो क्या वर्ड पीरियड से रिलेटेड है या कंसीव करने से रिलेटेड है? वो दोनों से ही रिलेटेड है। मतलब जैसे क्या होता है कि पहले एग फॉर्म होता है, एक छोटे सेल से एग फॉर्म बनता है, जो अगर वो ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो मेंसेस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस 10 साल या 12 साल जिसमें शुरू होता है, फिर वो शुरू होकर मेनोपॉज तक वो चलता है। मतलब हम कह सकते हैं जब से हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से ये ओवम प्रोसेस स्टार्ट होता है। यस। एग हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दिया, पर एक्चुअल में ओवम उसका वर्ड है साइंटिफिक। तो क्या है, हम लोग नॉर्मली क्योंकि सबको ओवम नहीं बोलते हैं, हम लोग एग प्रोड्यूस करना बोल देते हैं, क्योंकि वो इजीली लोग बाग समझ जाते हैं उस वर्ड को। मैम का मैसेज आया, करंट नहीं है क्लास। आप ग्रुप में देख लो। वो एकदम से ब्लैंक हुआ ना, ब्लैकआउट हुआ उनका, तो लग गया था कि उनकी यहाँ की लाइट चली गई है। नहीं तो वो ऐसे लीव करती ही नहीं है कभी भी। लगता है वहां पर जहां पर वो लोग रहते हैं वहां पे लाइट का बहुत इशू है। अब 30th को क्लास है ना? मैम ने 30 तारीख लिखा है, तो छुट्टियां हैं क्या बाकी दिन? 29 मतलब कल हॉलीडे रहेगा। जैसे कि 28, आज 28 तारीख है ना, तो मतलब 28 कल, इसका मतलब कल की 29 छुट्टी। कल छुट्टी है। और सरिता जी की भी आज नहीं है, उनकी क्लास भी। आप अरे लोगों की उनका फाइल कंप्लीट हो गई है क्या? वो मैंने तो अभी तक शक्ल नहीं देखी है उसकी। आप लोग की बन गई? तो ये मुक्ता जी ने तो बनानी स्टार्ट कर दी है। नहीं, मैंने तो सोचा है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता, समझ ही नहीं आता कि स्टार्टिंग कब और कहाँ से की जाए। वो जो पुराना अभी पड़ा होता है वो सारा कुछ वॉश होता जाता है। वो क्लिक नहीं आ रहा है, वो क्लिक आएगा ना उस दिन से बननी शुरू, या फिर तब आएगा जब पता चलेंगे, वो लोग बोल देंगे ना 3 दिन में सबमिट कर दो, तब वो हाँ। झट वो उधर भी जल्दी अपने नहीं हो पाएगा, में बहुत भी ऐसे ही बहुत हुआ टाइम लग रहा है था। फाइल बनाने में। जल्दी नहीं हो पाएगा, शुरू करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो तो फिर हम ये थोड़ा कुछ नोट्स वगैरह बनाएं, वो हो ही नहीं रहा है कंप्लीट। नोट बनाए किसी ने? प्रैक्टिकल फाइल बनानी, यहाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। आसान नहीं है प्रैक्टिकल फाइल बनानी, मैंने 3 बार बनाई है। पहली बार बनाई वो गलत हो गया सारा, उसको फाया। दूसरी बार बनाई वो पेजेस कम पड़ गए, वो नोटबुक चेंज करी, फिर तीसरी बार बनाई है। नहीं तो मैंने आप तो नोटबुक असली पे बना रहे हैं? नहीं, मैंने तो स्पाइरल बाइंडिंग वाला वो ले लिया है, स्पाइरल बाइंडिंग नहीं, फाइल ले ली और लूज पेज ले रही हूँ मैं, तो मैं उसमें जितने होंगे ऐड करती जाऊंगी। जैसे पहले हम लोग अपनी साइंस के लिए वही, बॉटनी जियोलॉजी के लिए वही करते थे, उसमें जितना एक्स्ट्रा पेजेस चाहिए थे तो हम लोग पीछे से ऐड करते जाते थे। तो मैंने वही फाइल में ही डाले हैं वो पेजेस लाके थोड़े, और आगे भी जो जरूरत पड़ेगी तो सेम पेजेस A4 साइज के मैं लाके उसमें लगाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे वही लगा कि मेरे को आइडिया नहीं है कितने पेजेस लगेंगे और कहाँ तक जाएगा ये काम। तो सेम ऐसे ही वो असाइनमेंट्स का भी ऐसे ही करूंगी कि वो लूज पेजेस ही लेके उनको या तो बाद में लास्ट में स्पाइरल बाइंडिंग करा दूंगी उनकी, और नहीं तो फिर एक नॉर्मल फाइल लेके उसमें जैसे हम लोग पहले करते थे उसमें पंच कर करके डालती जाऊंगी, तो क्या कभी फिर भी प्रॉब्लम ही नहीं एक आई। क्वेश्चन के लिए आप लोग कम से कम 3 या 4 पेजेस लिखेंगे क्या? ऐसा बोला तो है 200 कितना मुक्ता जी कितना बोला, 200 300 वर्ड्स बोला था ना नहीं, कुछ। मैम ने ऐसा कुछ नहीं बोला, 4-5 पेज नहीं बोला, 2 से 2.5 पेज बोला है मिनिमम। 2 से 2.5 दो मतलब कि 2 से 2.5 पेज रखने हैं आपको। 300 के करीब, 300 400 के करीब वर्ड्स हो गए, क्योंकि अभी जब ये अपने आरंभ ध्यान योग में करते थे ना, तो 200 वर्ड्स 2 पेजेस में आते थे लगभग, क्योंकि मैं काउंट करती थी अपने वर्ड्स कितने हुए मेरे, तो उसमें 2 A4 साइज के जो पेज होते थे उसमें 200 से 250 वर्ड्स आ जाते थे।
मैंने अभी आराम ध्यान योग वाला स्टार्ट किया है, तो मेरे अभी आद्य आराम की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अरे वाह, आप मतलब न्यू ज्वाइनी हो, ऑल द बेस्ट। थैंक तो यू। कैसी चल रही है आपकी एक्सरसाइज की क्लास? अच्छी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। अभी 1 महीने तो वो हमें मॉनिटर करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल करेंगे कि हाँ हुआ है कि नहीं। आपको आपकी क्लास कौन ले रहा है? और मेरी तो सुहाना दीदी है और श्वेता झांझरी दीदी है। बैच सेकंड है मेरा, DD2। टाइम क्या है? मॉर्निंग? हाँ, मॉर्निंग 7 to 8। ओके। हम लोग का हो चुका है, हम सब ये मुक्ता जी, मैं बैच 3 वाले हैं। रजनी दीदी आप म्यूट है दीदी। मैं फर्स्ट ईयर की हूँ, बिल्कुल अभी नए नए एंटर हुए हैं, तो कुछ ज्यादा समझ में तो आता नहीं है। अगर आराम से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, अभी आराम से नहीं जुड़ी हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड है साधना जैन जबलपुर से, वो जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप भी करिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा मन बनाया, फिर किसी ने बोला कि नहीं आप एमए में एडमिशन ले लीजिए, तो फिर थोड़ा सा मन बना कि ठीक है एमए में एडमिशन। साधना आंटी जबलपुर से, हाँ। लोग बैच 1 वाले ही, हम लोग भी एमए फर्स्ट ईयर, एमए एमएससी फर्स्ट ईयर वाले ही हैं, आपके साथ ही हम लोग। अच्छा अच्छा। इनमें से अभी जितने लोग सामने दिख रहे हैं, आई डोंट थिंक इनमें से कोई सेकंड ईयर वाला है। नहीं, सारे फर्स्ट ईयर। तो अभी क्या आप है, अभी ज्यादा कुछ पढ़ाई तो कर नहीं पाए, बस वीडियोस देखते रहते हैं, बाकी लिखना भी स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि ना टाइम भी थोड़ा सा ऐसा मैनेज नहीं हो पा रहा। अभी माता जी के चातुर्मास चल रहे हैं, तो थोड़ा उसमें लगे हुए थे, फिर अष्टानिका है तो उसमें अभी विधान में बैठी हुई थी, मैं ध्वजारोहण करता हुआ नहीं थी। तो अब भी मैं मंदिर से आई हूँ जस्ट, और वीडियो ऑन कर रहा है मैंने, तो ये हो रहा है। और मेरा मतलब पूरा टाइम इसी टाइप की व्यस्तता चलती कि माता जी हैं, तो उनने बोला कि ये आ जाओ योगा कराने, ये कराने, वो कराने, तो मेरा पूरा 4 महीने का टाइम तो वही निकला है। और बस थोड़े से घर के काम, और 2 टाइम क्लास रहती, योगा क्लास लेती हूँ मैं। तो आप में से कौन कौन लोग सरिता मैडम की 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग, मेरे को तो बिल्कुल भी वो टाइम सूट ही नहीं करता, और मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि वो टाइम ना रखें प्लीज। आप में से कोई मैंने अभी ज्वाइन एक कर भी रहा है क्लास वो ज्वाइन नहीं की है। मैं एक दिन की थी मैंने, की थी, लेकिन बस ऑन करके रख दिया था, क्योंकि तब भी ऐसे मंदिर से आने में देर हो गई थी कुछ कुछ में, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी अटेंड। तो चले आए हैं एमए करने के लिए, लेकिन इतना सारा मतलब टाइम कैसे मैनेज करें वो नहीं समझ में आ रहा, कि पढ़ने बैठते हैं जैसे तो याद आता कि अभी ये काम और करना है। बस सुबह से 6 बजे से क्लास रहती है मेरी, योगा क्लास, तो मेरी सुबह से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो आप रजनी दीदी योगा कराते हैं? हाँ जी। तो फिर आपको आसन्स की तो सारी नॉलेज होगी, आप तो फिर हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। नहीं, अब ठीक है, आप लोग को पढ़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। आपने कहाँ से किया था योगा का कोर्स? मैंने वैसे तो पहले तो कहीं से नहीं किया, हमारे डॉक्टर साहब थे जबलपुर में, डॉक्टर SC जैन, तो मैं उनके यहाँ सीखने जाया करती थी। तो बस जस्ट 2 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप क्लास लेने लगो, तो मैं थेरेपी वाली क्लास लेने लगी थी। और मुझे अभी 15-16 साल हो गया है योगा कराते हुए, मैं दोनों टाइम क्लास लेती हूँ, और डॉक्टर साहब के अंडर में ही मैंने अच्छे से सीखा। फिर 2001 में मैंने योग विशारद का कोर्स किया, योग मित्र मंडल से, इंदौर से ऑनलाइन किया था वो भी, और पावर योगा किया था। आपको बहुत एक्सपीरियंस है, हम लोग तो बहुत जूनियर है आपसे। आपको तो फिर ये भी पता होगा कि कौन सी बीमारी में कौन सा आसन कराना चाहिए, इस तरह की आपको सारी चीजें। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब है, डॉक्टर साहब ने मुझे सिखा दिया था कि इसके लिए ये कराना है, इसके लिए ये कराना है। अभी देखिए, हमने डॉक्टर साहब ने जितना सिखाया हमें उतना ही मालूम है, या फिर हमारे योग मित्र मंडल में जब मैंने पढ़ाई की थी जो बताया, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताएंगे तो उसका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। और कई बार कोई से आसन 2-2 बीमारी में भी काम आते हैं, या पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ही कम करना है,
कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप जो नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं वो तो बिल्कुल नॉमिनल करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा भी होता है कई बार। मैं जैसे पेशेंट आते हैं कुछ इस टाइप से, खूब सारी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो मैं उनको फिर मैं बोलती हूँ कि जैसे अभी आप थक रहे हो, आप सिर्फ सुनिए, देखिए, सिर्फ देखने आए, बैठने आए, रेस्ट करने आए, केवल आप योग निद्रा करने आए, आप कुछ ना करें, क्योंकि अभी आपकी कैपेसिटी इतनी है नहीं। यंग लोग जो रहते हैं उनको भी नहीं बनता है, कई बार करते जमीन पे बैठते भी नहीं बनता, कई मतलब यंग बच्चे जो रहते हैं पालती नहीं लगाते हैं, बोले मेरे से तो बनती नहीं, पूरा पैर जमीन पे टच होता ही नहीं उनका। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो, केवल आप बैठो, देखो, देखने से भी आप ठीक होएंगे, सुनने से भी आप ठीक होएंगे। तो फिर काफी लोगों को अच्छे से बनने लगता है। तो दी आप प्राणायाम वगैरह भी कराते हैं, मेडिटेशन भी लेते हैं? प्राणायाम से ही स्टार्ट होती मेरी क्लास। मेरा आधे घंटे का प्राणायाम रहता है, सारे प्राणायाम कराती हूँ। और मोस्टली मतलब अनुलोम विलोम तो मेरा फर्स्ट प्राणायाम रहता है, क्योंकि वो सब बीमारियों के लिए रहता है, सारी जितनी भी बीमारी है उनके लिए है। नॉर्मल व्यक्ति, एकदम बीमार व्यक्ति, सबके लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके तो बाद आपके पास एक्सरसाइज। जो चीजें आप कराते हैं उनके रिजल्ट्स भी आपको सामने मिलते होंगे देखने को? बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल मिलते हैं ना। और हम भी इतने उसके साथ कराते हैं, विश्वास के साथ, कि जो हम मतलब करवा रहे हैं तो इनको ठीक करना ही है, मुझे बिल्कुल 100% ठीक करना। तो काफी मेहनत भी करते हैं उन लोगों के साथ, बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो एक सवाल और था दी, अगर जैसे आप कराते हैं रेगुलर, कोई होता है आपके पास पेशेंट आता है, तो कितने टाइम बाद उसमें रिजल्ट नजर आने लगता है आपको? देखिए, ये उसकी इच्छा शक्ति जितनी रहेगी, उसको कहो उसी दिन से फर्क पड़ने लगे, 1 वीक के बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद। वैसे तो ना फर्स्ट डे से ही उसको समझ में आने लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग हो रही है। और ये तो सबकी अपनी अपनी जो रहती है कि इच्छा शक्ति कैसी है, आपको कितना करने का मन है, कितना जल्दी ठीक होने का मन है। कुछ लोग जैसे घर से धक्का मार के भगाए जाते कि जाओ अपना ऐसा करके आओ, तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बोल दिया ये मतलब बहुत सारे। और कोई ऐसा भी रहता है कि क्लास के 5 मिनट पहले ही बिल्कुल घर के अंदर आ जाते हैं कि मेरे को तो जल्दी करना है। और एक भी दिन एब्सेंट नहीं होते हैं, एक भी दिन सिंगल डे एब्सेंट नहीं होते हैं, संडे को छोड़ के। और कुछ लोग तो बहुत सारे बहाने बनाते हैं, तो फिर बोलते हैं अरे हमको तो ये असर ही नहीं हो, क्योंकि उनके साथ साथ हम भी बहुत मेहनत करते हैं उनको ठीक करने के लिए, अपनी भी पूरी इच्छा शक्ति लगा देते हैं उनको। जैसे अभी मेरी माता जी हैं, रिजुमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है हमारे जबलपुर में, अग्रवाल कॉलोनी में। तो मैं डेली अधिकांश माता जी को योगा कराने जाया करती थी, अभी भी कौन सी जाती माता जी हूँ। को कराते हैं आप योगा? रिजुमती माता जी, बड़ी माता जी को, रिजुमती जी को? हाँ हाँ, और सरलमती माता जी को, और भी माता जी हैं। तो जब मैंने उनको स्टार्टिंग में सारी माता जी को बोला कि माता जी आप करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ठीक कर देंगे, सब हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। तो कुछ माता जी को ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा दूसरी माता जी के, या और भी रिजल्ट उन्होंने देखे, तो अब बिल्कुल जब जाने का टाइम आ रहा है, तब माता जी मेरे को बोल रही है कि आप आके कराओ। अब समय भी इतना कम बचा है उनके पास भी, और मेरे पास भी तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं मंदिर से कब आऊं, कब मतलब उनको कराऊं, क्योंकि उनकी आहारचर्या, उनकी पढ़ाई, ये वो सब रहता है। और दुनिया पिछले की साल हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था और मैं कल ही माता जी के पास होके आई। अच्छा, रजनी दी, एक क्वेश्चन और है मेरा लास्ट आपसे। आपके पास जैसे नॉन जैन पेशेंट्स भी आते होंगे आपके पास, तो हाँ आप जी। जो ध्यान लेते हैं, ध्यान में फिर वो किस तरह का ध्यान लेते हैं? जैन मतलब जैन, नॉन जैन का किस तरह से? हम तो जैसा कराते हैं वो इतने मन से करते हैं कि वो जो हम कराते हैं वो कर लेते हैं, जो हम मतलब जैन आपके पास मोस्टली जैन ध्यान ही नहीं होंगे? नहीं नहीं, जो मेरे ध्यान पास कराते हैं। अदर कास्ट के ज्यादा है, जैन तो मुश्किल से 3 या 4 है मेरे पास, क्योंकि हमारी जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहां पर जैन कम है। और मोस्टली हमारे जैन लोग क्या है कि शाम को खाना खाते हैं, तो फिर वो रात को नहीं करना चाहते हैं, और सुबह उनके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि उन्हें मंदिर जाना रहता है, और थोड़ा सा आलस भी रहता है। तो अदर कास्ट के जो है तो वो ज्यादा है मेरे पास।
आप लोग को तो कभी भी कुछ भी पूछना हो तो आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं, जैसा भी चाहे आप, जो चाहे सारी हेल्प मैं कर दूंगी। और बाकी की जो मेरे से नहीं बनता वो हेल्प आप लोग कर दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम रहता है कि मैं क्या क्या करूं समझ में नहीं आता। वहां से माता जी बोले तत्वार सूत्र पढ़ने आओ, तो मैं पढ़ने गई। अब मेरा उन्होंने बोला व्रत ले लो, मैंने व्रत ले लिया, अब पूजा करो। अब ये मतलब थोड़ा नया नया भी सिखा दिया उन्होंने, तो मैं उसमें भी करने लगी हूँ, पढ़ाई करने लगी हूँ, तत्वार सूत्र वगैरह भी। तो आप कहाँ से हैं हर्षा जी? मैं पिंडरी से हूँ। अच्छा, तो कल आप आई थी यहाँ? कल मैं आई थी। हाँ दिन में? हाँ, सुबह आई थी मैंने, माता जी, बड़ी माता जी को आभार दिए और फिर मिलके उसके बाद। अच्छा, नहीं हम तो बस विधान जैसे ही एंड होता है बस गाड़ी उठाए वापस अपने घर, फिर दोबारा तो नहीं जाना हो पा रहा अभी। वैसे चले जाते थे, अभी नहीं जा रहे जब से अपने थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो। नहीं तो वैसे ये क्लासेस की वजह से मुझे भी रुकना था, पर जैन क्लासेस बहुत मिस होती है तो फिर मैं आ गई। हाँ। प्राची दी, आप जैन हैं क्या या नॉन जैन हैं? जैन हूँ मैं भी। कहाँ से आप? मैं वैसे तो सागर की हूँ पर मैं पुणे में रहती हूँ। अच्छा, इसलिए ही स्वेटर नहीं है। मैं वो ही सोच रही हूँ स्वेटर जो नहीं है, मतलब वो हमारे जैसे एरिया में, कोई कोस्टल एरिया में है वो लोग। यहाँ तो गर्मी रहती है, ठंडी इतनी पड़ती नहीं है। हाँ, अब हमारे जबलपुर में तो ठंड है, आज बारिश भी हो रही है तो आज ठंड है। दिख रही हो रजनी दीदी हम लोग कभी नहीं दिखेंगे आपको बॉम्बे वाले, जब हम लोग बॉम्बे आते हैं हम लोग भी ऐसे रहते ना। आप बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? मैं मलाड में। मैं पुणे। अच्छा, आप मलाड में रहते हो। अरे मुझे बोलना था कि मतलब जैसे आप मुंबई में रहते हो तो हम लोगों को जाने का प्रॉब्लम है ना, एग्जाम देने जाना पड़ेगा, कुछ सोचेंगे उसके लिए। अरे भाई पहले पढ़ाई तो कर ले, एग्जाम के बाद अभी से वही मुझे भी लग रहा है कि मतलब मार्च पढ़े ना तक। पढ़े एग्जाम तो फाइलें ही लेके चले जाएंगे पल्लवी दीदी। और आप मुक्ता जी, आप कहाँ से? मैं थाने रहती हूँ। अच्छा। मुंबई से टच होता हुआ थाने। हाँ हाँ, मेरी बहन भी वहीं रहती थाने में। मैं दिल्ली से हूँ, अभी इसी साल शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे लिए नया है ये शहर। अच्छा अच्छा, कभी जबलपुर आइए आप लोग। आए थे हम लोग जबलपुर, प्रीति दीदी से मिलके गए हैं। प्रीति दीदी है ना गोल बाजार के से। कौन सी प्रीति दीदी गोल बाजार में? पूरा क्या? प्रीति जैन बैच 4 से हैं वो, और हमसे ही जुड़ी हुई है बैच 3 से। हो सकता है हम जानते हो, अभी हमें मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे मोस्टली हम यहाँ के सारे जैनों को जानते हैं और वो मुझे जानते हैं। गोल बाजार में उनका HDFC बैंक के पास ही घर है। अच्छा, वहाँ एक्चुअली बहुत जैन रहते हैं, बहुत ज्यादा जैन रहते हैं वहाँ पर। और 3 नंबर का घर है उनका। अच्छा अच्छा, और मुझे भी शायद प्राय सभी लोग जानते हैं, मुझे भी। चलिए, बहुत लेट हो गया, काम भी करना है। हाँ सबको बिल्कुल बिल्कुल, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।